प्लांट अनाटमी से ही हम बात कर रहे हैं, और प्लांट अनाटमी में हम अनाटमी ऑफ मोनोकोट स्टेम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोनोकोट स्टेम की, एक बीजपत्री तने की। कॉमन सी बातें हैं, सारी बातें जैसे चल रही हैं वैसी आ रही हैं, कुछ चीजें जो होंगी डिफरेंट रहेंगी, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने शुरू में भी आपको बताया था ये चैप्टर आपको बड़ा कंफ्यूज करके रखेगा, इसमें क्या है इसमें क्या है, लेकिन थोड़ा सा अंतर लेके चलें ताकि आप सही से लिख सकें। जो बाकी सेम सी चीज़ है तो बढ़िया बात आपकी याद हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनाटमी ऑफ मोनोकोट स्टेम की अगर हम बात करें तो इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है भाई। ये एपिडर्मिस वैसी है जैसे और एपिडर्मिस है, कुछ जो चेंज होंगे वो देख लेंगे। एक इसमें चेंज ये रहता है कि इसके अंदर क्यूटीन युक्त कोशिकाएं होती हैं। पहली बात तो सिलिका का भी जमाव होता है इसके अंदर, और ये चिकनी होती है। इसका रीजन ये है कि इस पे रोम नहीं होते, मूल रोम नहीं होते। आप यहाँ पे मूल रोम ना कह के कहोगे स्तंभ रोम। रीजन, क्योंकि आप स्टेम पढ़ रहे हो और स्टेम पर आप मूल रोम की बात नहीं करोगे। किसकी बात करोगे? स्तंभ रोम की बात करोगे। तो बाहर की तरफ से स्तंभ बाह्य त्वचा द्वारा सुरक्षित रहती है। एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा चिकनी होती है क्योंकि स्तंभ रोम एब्सेंट होते हैं। ये पहला आपका करेक्टर है, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप कि जो एक बीजपत्री तने होते हैं उनके अंदर जो रोम है, रूट हेयर, वो हेयर है, स्टेम हेयर है, वो एब्सेंट रहते हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं इसकी? आयताकार, क्यूटीन युक्त होती हैं। क्यूटीन का जमाव होता है क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता में उनको ज़्यादा, तने को क्या आवश्यकता पड़ी है कि वो वाटर को बाहर निकालेगा, खींचेगा, तो वो अपने ऊपर क्या एडेप्टेशन कर लेता है, क्यूटीन की लेयर बना लेता है अपने ऊपर। और इसमें सिलिका का भी जमा होता है। आप सिलिका जानते हैं, थोड़ा कठोर होता है सिलिका, जिसके कारण इनमें कड़कपन रहता है और सुरक्षा प्रदान करता है। जरूरी है, अगर सिलिका नहीं रहे तो तना जल्दी से टूट जाएगा, कड़कपन नहीं रहेगा, और कड़कपन नहीं रहेगा तो तना जल्दी से टूट जाएगा। आप देखो जड़ों, छोटी जड़ों को और पत्तियों को आप तने से कंपेयर करो तो आपको प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ जो मिल सकती है वो स्टेम होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ को मिलेगी वो स्टेम, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में सिलिका का जमाव भी रहता है, जिसके कारण ये इरेक्ट रहते हैं। और दूसरी बात, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं ये। ठीक है, हम यहाँ एक बीजपत्री पादपों की बात करें, द्विबीजपत्री में सिलिका का जमाव नहीं होता। उनमें तो जरूरी भी नहीं, क्योंकि उनमें तो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम नहीं होता ना इनमें, उनमें तो कैम्बियम होता है। तो जब कैम्बियम नहीं है तो कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया इन्होंने। क्या ढूंढ लिया? सिलिका का जमाव करने लग गए। क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है, इस जगह रंध्र उपस्थित होते हैं। जहाँ क्यूटिकल का स्तर होता है वहाँ छोटे छोटे रंध्र भी प्रेजेंट रह सकते हैं। और ध्यान रखें कि ये जो है रंध्र आपको पत्ती में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, स्टेम में भी, और कुछ पादपों की जड़ों में भी रंध्र होते हैं, ज़रूरत है तो, नहीं रहते। इसमें जो स्टोमेटा है उसके अंदर जो द्वार कोशिकाएं वो कुछ ऐसी होती हैं, डंबलाकार। कैसी होती हैं? डंबलाकार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हाइपोडर्मिस होती है भाई। पहले क्या आती है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस। यह 2 या 3 स्तरीय होती है, दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की बनी है, जिसको आप स्क्लेरेनकाइमा कहते हो। क्या कहते हो? स्क्लेरेनकाइमा। इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट रहते हैं, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, इंट्रासेलुलर स्पेस इनमें नहीं रहते हैं। फिर ग्राउंड टिश्यू की अगर हम बात करें तो हाइपोडर्मिस से लेकर नीचे तक ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू की अगर हम बात करें तो भ्रूण ऊतक अविभेदित होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोर्टेक्स को हम सही से नहीं पहचान सकते। तो एक्चुअल में जो ग्राउंड स्टेम है, जो ग्राउंड टिश्यू है, वही कोर्टेक्स है। लेकिन ग्राउंड, देखो आपको एक ध्यान रहे, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, एंडोडर्मिस, ये सारे किसके पार्ट हैं भाई? भ्रूण ऊतक के तो हैं। अगर भ्रूण ऊतक यहां पर भ्रूण ऊतक अविभेदित यदि विभेदित होता तो अलग अलग लेयर बना के रखता। तो सही बात है, सारी चीजें एक साथ हो गई, पहचान में नहीं आ रही हैं। ठीक,
तो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कोर्टेक्स तथा पित्त यहाँ पर पहचाने नहीं जाते हैं, जबकि होते हैं, पहचाने नहीं जाते। यह मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है, मर्दूत की यानी पेरेनकाइमी कोशिकाओं का। कौन सी कोशिकाओं का? और ये आपको याद रहे, जब पेरेनकाइमा कोशिका जहां पर भी होती हैं, ऑब्वियसली ये जो काम वो थोड़ा बहुत किसका कर लेंगी? फूड स्टोरेज का काम करने लेंगे। इसी के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ध्यान रहे, ये जो पेरेनकाइमा कोशिकाएं हैं जो भरण ऊतक की, उनमें इंट्रासेलुलर स्पेस भी होते हैं। क्या होते हैं? सेवन पूल की बात करें, वेस्कुलर बंडल की बात करें, भरण ऊतक में अनेक अंडाकार सेवन पूल बिखरे रहते हैं। इनका एक अलग नाम दे रखा है, एटेक्टोस्टिली। भरण ऊतक में अनेक अंडाकार सेवन पूल बन रहते हैं। अंडाकार सेवन पूल कुछ इस प्रकार से, इनमें अंडाकार सेवन पूल, ठीक है। बाहरी किनारों की तरफ से एक दूसरे के पास छोटे होते हैं तथा केंद्र की तरफ एक दूसरे से बड़े और कम होते हैं। याद रही लाइन, क्या बोला मैंने? बाहरी किनारों की तरफ छोटे और पास पास होते हैं और केंद्र की तरफ बड़े और दूर दूर होते हैं। क्या पढ़ा आपने? बाहरी किनारों की तरफ, हाँ, और केंद्र की तरफ। देखो यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीटली स्ट्रक्चर आ नहीं रही इसकी, इसमें वैसे इसके अंदर यही है, जाइलम ये है। देखो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये वाले फ्लोएम है, ये जाइलम है। तो इसमें ये बता रखा है कि बाहरी किनारों से अगर आप इनको देखोगे तो ये आपको कैसे नजर आएंगे? पास पास नजर आएंगे और छोटे होंगे। मतलब कि केंद्र पे आप इनको देखोगे तो कुछ ऐसे होते हैं, ये दूर दूर होते हैं। केंद्र की तरफ आप देखोगे तो दूर दूर होते हैं और बड़े होते हैं। तो इनकी कुछ स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पे, कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका, और कोई 3D डायग्राम होगा उसमें समझ में आती होगी तो निकाल देंगे उसको भी। लेकिन आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी, प्रत्येक सेवन पूल पुलाछद कोशिकाओं से घिरा रहता है। मर्दूत की पुलाछद कोशिकाओं से, दृढ़ूत की यानी स्क्लेरेनकाइमा पुलाछद कोशिकाओं से घिरा रहता है। पुलाछद कोशिकाओं को आप कहोगे, वो क्या बोलते हो आप? बंडल शीथ सेल। क्या कहते हो? बंडल शीथ सेल से घिरा रहता है। जाइलम यहाँ पे अंत आदिदारुक होता है, वाहिकाएं होती हैं, संख्या में कम होती है। जाइलम वाई आकार का होता है, ये याद रखिए आप। जाइलम कैसा होता है? वाई आकार का। वाई नहीं दिखेगी आपको, कुछ ऐसे दिखेंगे, वाई आकार का होता है। वाई की दोनों भुजाओं की अग्र भाग की तरफ मेटाजाइलम और पीछे की तरफ प्रोटोजाइलम। देखो कुछ ऐसा देखा रखा, बाहर ये जो ऐसे दिख रहा नहीं है, ऐसे, ठीक है। इनको आप क्या बोलोगे? मेटाजाइलम। और बाहर की तरफ इनको आप क्या बोलोगे? प्रोटोजाइलम। कुछ इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट रहता है। मेटाजाइलम में दो बड़े, ये फिर इनकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि मेटाजाइलम जो होते हैं उनमें दो बड़ी वेसल्स यानी पुट्टिकाएं होती है। प्रोटोजाइलम में केवल एक पुट्टिका होती है। मेटाजाइलम में दो और प्रोटोजाइलम में एक। सेवन पूल में प्रोटोजाइलम की तरफ जल गुहिका होती है, एक्स्ट्रा बातें हो गई थोड़ी सी। और फ्लोएम जो आता है, इनके अंदर फ्लोएम पेरेनकाइमा अब्सेंट रहता है। आपने फ्लोएम के पार्ट पढ़े थे ना, चालनी, सहकोशिका, तंतु, पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा अब्सेंट रहता है। केंद्र में सेवन पूल संख्या में कम और आकार में बड़े होते हैं, जबकि परिधि की तरफ सेवन पूल अधिक और आकार में छोटे होते हैं। ये इसकी शेप वगैरह बता दी है, ये इसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाई आकार का, ये आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे जाइलम जो होता है वाई आकार का होता है, और इसमें जाइलम में जो वाई आकार के ये दो जो बाहर की तरफ जो होते हैं उनको आप क्या कहोगे? मेटाजाइलम। और अंदर की तरफ रहेगा उसको क्या कहोगे? प्रोटोजाइलम। जो सिंगल डंडा है उसको क्या कहोगे? प्रोटोजाइलम, ठीक है। और कुछ इस प्रकार की इसकी शेप यहाँ पर और दिखा रखी है। और इसके अंदर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कैम्बियम, इनकी पहचान सही से नहीं होती, क्योंकि
क्यों नहीं होती? अविभेदित रहती हैं। कॉर्टेक्स की सेल जो भ्रूण ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो अविभेदित होती है, इसलिए इनकी सही पहचान नहीं होती। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो ये आपका टॉपिक क्लियर है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। थैंक यू।